अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायज़ा। आज मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड इस तरह से हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मर्द इंडस्ट्री, रेडियो यानी आवाज़ की दुनिया, और फिर थिएटर, टीवी और इसके साथ फिल्म, सब रस्तों का सफ़र कर रखा है। आइए मिलते हैं जहाज़ेब नावी से। अस्सलाम वालेकुम जहाज़ेब। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेयर। आपका आपको देख के याद आ रहा है कि पहले जब पीटीवी के ज़माने में कोई भी एक्टर आते थे तो वो स्पेशली बताते थे कि हमारी तो बड़ी ट्रेनिंग हुई हुई है, हम तो जी टीवी के, हम रेडियो से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अब आप रेडियो में तो नहीं, लेकिन आवाज़ और वॉइस ओवर्स एक ही उसी दुनिया का नाम है। जी जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे वॉइस ओवर के लिए आया तो नहीं था ना, मुझे ये तवक्को भी थी कहीं से कि मैं वॉइस ओवर करूंगा। बट जिस तरह की मैंने थिएटर की ट्रेनिंग ली है उसमें आवाज मेरे बहुत काम आ गई। मैं बहुत इनसिक्योर था वैसे, टू बी ऑनेस्ट, अपनी आवाज से बहुत पहले, क्योंकि मेरी आवाज पतली भी हुआ करती थी, नेजल होती थी। तो ट्रेनिंग लेते लेते फिर मैंने ऑडिशन भी दे दिया, मुझे दोस्त ने रिकमेंड किया, तो वहां पर सिलेक्शन हो गई। देन आई बिकेम एन आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। दैट्स गुड। जहाज़ेब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिर आप किस तरह से सफ़र स्टार्ट कैसे किया? एजुकेशनल बैकग्राउंड तो मेरा है कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, यू कैन ऑल्सो से अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो और थिएटर और एक्टिंग wasn't पार्ट ऑफ माई प्लान एक्चुअली। मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ मीडिया के रिलेटेड दोस्त थे जिनको पता चला कि यार आई एम एक्टिंग में मुझे बहुत शौक है। मैं हमेशा अपने दोस्तों में जाके लोगों की मिमिक्री करना, शाहरुख खान वॉज माई इंस्पिरेशन एक्चुअली। हाँ, तो मैं उनकी मिमिक्री करता था, और भी जितने भी फिल्मी किरदार थे उन सबकी मैं मिमिक्री करता था। तो मेरे जितने भी जो दोस्त थे मीडिया के, उनको अपने असाइनमेंट्स बनाने होते थे। तो मैंने फिर आई वॉज इन जेडिस्ट, तो वहां पर मैंने एफएम ज्वाइन किया सबसे पहले। मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता क्या है वहां पे। तो वहां पे जो मेरे दोस्त बने उनको असाइनमेंट्स के लिए एक्टर्स चाहिए होते थे, तो दे नो मी। और ऐसे उन लोगों ने बोला यार तुम्हें अगर एक्टिंग का शौक है तो हमारे असाइनमेंट्स में एक्टिंग कर लो। तो मैंने बोला व्हाई नॉट। तो वहां पर जाके मुझे पता चला यार आई एम एंजॉयिंग इट मोर देन एनीथिंग। और वहां पर एक और टीचर भी थे जैबिस्ट में उनके, जो नापा से ग्रेजुएट थे ऑलरेडी। जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यार तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, अभी रॉ है तो उसको थोड़ा पकाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें नापा ज्वाइन करना पड़ेगा। देन मैंने फिर नापा के बारे में सोचा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इंडस्ट्री हमारी चल रही होती है वैसे मुझे नापा का नाम एक्चुअली पता भी जैबिस्ट में जाके चला है, मुझे नहीं पता था कुछ भी कि कोई एक्टिंग के रिलेटेड कोई स्कूल होती है। फिर कुछ आफ्टर माई ग्रेजुएशन कंडीशंस ऐसी हुई, मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे रेस्ट लेना पड़ा। तो उस रेस्ट में मैंने थोड़ा फायदा ये उठाया कि वहां पर उस टाइम पे शॉर्ट कोर्स चल रहे थे नापा में। देन आई ज्वाइन नापा। वहां पर मुझे जिया मोइनुद्दीन साहब के साथ पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने मुझे डिक्शन पढ़ाया, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट। फिर मैंने बोला यार यहाँ पर दिस इज माई ट्रू कॉलिंग, कुछ ना कुछ करना है। इस तरह से मैं इस चीज के अंदर आया। और बहुत बड़ा नाम आपको स्टार्ट में ही आपके लिए जी जी, मेरे बहुत लिए अच्छे उस्ताद। एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा ही इंस्पिरेशनल था, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवा लिया था उनसे। मैं उनकी रीडिंग्स देखता था। और आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैंने उनमें देखा है कि उनको नहीं पता कि हु इज जिया मोइनुद्दीन एक्चुअली। और मुझे बचपन से ही पता था, मैं जानता था, क्योंकि मेरे वालिद और सब टीवी पे उनको देखते थे। उनकी जो मुहर्रम का जो एक प्रोग्राम आता है हर साल, वो हम सुना करते थे और उनके शोज देखा तो करते लफ्स। थे। जी जी।
जिया मोहिद्दीन शोज मैंने देखे थे यूट्यूब पे। फिर हम्म। मतलब मुझे फिर उनकी वजह से मुझे उर्दू पढ़ने का शौक हो गया। मैं उर्दू में भी इंटरेस्ट नहीं रखता था बिल्कुल भी। उन्हीं की वजह से मैंने ये चीजें स्टार्ट की है, और एक्टिंग का तो पहले से ही शौक था। तो ये सारी चीजें कंबाइन हो गई एक साथ, मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। आपने थिएटर जो है स्टार्ट किया हम्म, कॉलेज के ड्रामों से हम्म, और स्टूडेंट्स की असाइनमेंट से, जी। और उससे आगे चलते हुए हमें ये बताइए कि टीवी तक रसाई कैसे हुई। टीवी तक ऐसा ही ऐसे हुई कि वैसे मैं जब एक्टिंग की तरफ आया तो मुझे सबसे पहले ही टीवी की तरफ ही जाना था, एक्चुअली टीवी और फिल्मों की तरफ। तो जब मैंने अरे नापा ज्वाइन कर लिया तो अब वहां पर यहाँ ये होता है कि अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको कमिटमेंट पूरी तरह से देनी पड़ती है, पूरे दिन की देनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल। इट्स अ कलेक्टिव आर्ट, कोलैबोरेटिव आर्ट। तो ऐसा नहीं हो कि यार अगर आपकी वजह से किसी और का भी टाइम जाया हो रहा हो। तो इस वजह से मैं जो 3 साल की ट्रेनिंग ले रहा था उसमें मैं टीवी की तरफ जा नहीं रहा था। देन अच्छा। सबसे पहले मुझे यही कि थिएटर करते करते ही लास्ट ईयर्स में मुझे फिल्म की ऑफर आई। मैंने उसका ऑडिशन दिया। तो उसके बाद वहां से कुछ लोग मुझे जो जानते थे उन्होंने मुझे ड्रामों में भी अप्रोच किया। ओके। तो मैंने इसलिए मैंने सबसे पहला जो काम किया है, मैंने ग्रे टीवी सॉरी ग्रीन टीवी का काम किया है सरमत कुसर साहब के साथ। घूम के नाम से एक ड्रामा आया था। अच्छा। जी अनदर अनदर बिग डायरेक्टर जी जी सरमद, राइट? जी जी। ये मेरी लाइफ में कि एक्चुअली ये बहुत ही, मैं इन चीजों के लिए लकी रहा हूँ कि मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ही मिले हैं शुरू में एवरीवेयर। तो और सहमत एग्जैक्टली। नुसरत साहब के बाद मैंने फिर काम किया सुहेल जावेद साहब के साथ। ही ऑल्सो अ बिग नेम इन इंडस्ट्री। ओके। जी। तो फिर इसके बाद छोटे मोटे ऑफर्स आते रहे, लेकिन मैं फिर कहा कि यार मुझे अब सिग्निफिकेंट रोल चाहिए, ताकि मुझे मार्जिन भी मिले और अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका सही से मिले। आपको लगता है जहाँजेब कि आप इंडस्ट्री में जो शोबिज़ इंडस्ट्री है कहते हैं कि ये इसमें बड़ी नेपोटिज्म है, और जो एक न्यू पर्सन कोई भी एंटर होना चाहता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप ये बताइए कि आपको कितनी हुई है। नेपोटिज्म के बारे में मैं ये कहूंगा, पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हुआ करता था नेपोटिज्म के, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने फिर एक चीज नोट की कि यार नेपोटिज्म भी बुरी चीज तो नहीं है। बस ये है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन पब्लिक। अगर पब्लिक को अच्छा लग रहा होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। जिस तरह हम इंडिया में देखते आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हूँ एक्चुअली, जिस वजह से मैंने एक्टिंग शुरू की है। तो बॉलीवुड में सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद है अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन ही इज एन एडवोकेट एक्चुअली, लेकिन जब उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लोगों ने पसंद नहीं किया, तो उनको भी काम मिलना कम हो गया। यहाँ पर भी नेपोटिज्म है। उससे मेहनत भी नहीं, मतलब मेहनत भी नहीं की, जी जी, मेहनत भी नहीं उनको की। बना बनाया सब जी कुछ जी। मिल गया था। लेकिन उनके अलावा और भी नेपो किड्स हैं, लाइक रणबीर कपूर, शाहिद कपूर। राइट। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और वो मेहनत भी करते सबको दिखती है। तो मैंने ये नेपो किड्स के बारे में ये नोटिस किया है कि अगर पब्लिक आपको नहीं देखना चाहती तो वो ऑटोमेटिकली उनको काम मिलना बंद हो जाता है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे नहीं राइट। बढ़ेंगे। एक्टर जाहिर है चाहेगा कि उसके घर में एक्टर हो, या जैसे हम इंजीनियर बाप चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर मैं हो, अपनी डॉक्टर मिसाल का देता हूँ। डॉक्टर। माय फादर वाज अ बैंकर एक्चुअली, सो ही वांटेड मी टू बी अ बैंकर। और ऑफ मुझे कोर्स। मुझे अभी भी वो कहते हैं कि यार अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मुझे बताओ, मैं कल ही लगवा देता हूँ। सोशल मीडिया जो है वो एक नई पावर है, एक बड़ी उसकी अपनी प्रेजेंस बहुत ज़ोरदार है, और अब उसने दो तीन स्क्रीन्स को एक तरफ करके उसकी जगह ले ली है, या ले काफ़ी हद तक ले ली है। उसके बारे में बताइए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मूवीज़ में भी नज़र आ रहे हैं, एड्स में भी लिया जा रहा है, एंड दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने कोई कोई बैकग्राउंड है या कुछ है। हम्म। उसके बारे में आपका क्या? इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि हक सबका है एक्टिंग पे। एक्टिंग किसी की विरासत नहीं है,
किसी का ऐसा नहीं है राइट। कि यार ये बंदा एक्टर है तो इसी की फैमिली में से एक्टर निकलेगा, या इन लोगों ने ही ठेका लेके हुँ, रखा हुआ है। तो इस पर मैं ये मानता हूँ कि अगर उनको काम मिल रहा है तो मिलता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनका सबसे बड़ी वजह उनको काम मिलने की ये है कि आजकल जो जिस टाइप का हमारा, जो मैं मानता हूँ, कंटेंट जिस तरीके का बन रहा है, उसके हुँ, लिए ट्रेन्ड एक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि अगर राइट, कंटेंट अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है लोग ट्रेन्ड एक्टर्स को ही उठाएंगे। इट्स नॉट एन इजी जॉब, एक्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब। तो राइट, जिस तरह राइट। से मैं भी टीवी के ही वजह से आया था एक्टिंग करने के लिए, लेकिन जब मैंने थिएटर पर देखा और एक्सपीरियंस किया तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड। इट्स डिफरेंट थिंग देन टीवी। टीवी में ठीक है, एक्टिंग हर जगह सेम ही होती है, लेकिन अगर ट्रेंड हो जाता है तो वो किसी भी लिहाज से किसी भी तरीके का कैरेक्टर कर सकता है। कर और सकता है, और थिएटर में कहते हैं कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है, एग्जैक्टली, ऑडियंस आपके सामने है, तो वो बड़ा पावरफुल उसका जो है एक किक होती है। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स और नेपो किड्स को एक ही तरीके से जज करता हूँ, देखता हूँ, टू बी एग्जैक्ट। क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं कि अगर मेहनत ना करें तो आगे नहीं ये बढ़ जो सकते। हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि हम्म, बहुत देर तक तो हम सुनते रहे कि पाकिस्तान में कोई एक्टिंग या इस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सीख के आते। एग्जैक्टली जी, मुझे यूजुअली भी लोग बाहर जा रहे हैं। स्कूल के टाइम तक, और मतलब मैं जिस तरह मैंने बताया, मुझे यूनिवर्सिटी में आके पता चला कि यार देयर इज आल्सो एन स्कूल फॉर एक्टर्स। तो ये चीजें पता होती नहीं हाँ, थी। हम तो स्कूल में टैबलोज वगैरह कर रहे होते थे। अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर मुझे पता होता कि नापा एग्जिस्ट करता तो मैं शायद इंजीनियरिंग नहीं करता। हमारे प्रोग्राम के ज़रिए बहुत कुछ दुनिया को काफ़ी जी, कुछ पता चलेगा। जी, जी। आप उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि कौन से कोर्सेज़ वो करवा रहे हैं और आपने कहाँ मतलब उसमें क्या-क्या किया? जिस टाइम पे मैं ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम पे डिक्शन होती थी, जिसमें आपको आपकी जो बोलने का अंदाज है वो न्यूट्रल करवाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, एक्चुअली एक्टर अच्छा, को न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, तभी वो डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स बना सकता है। तो राइट? और पाकिस्तान में रहते हुए तो उर्दू हमारी कौमी जबान है, तो उर्दू में ही सबसे ज्यादा काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, उर्दू की गुड। हमें डिक्शन पढ़ाई गई है। डिक्शन में हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, हाउ टू से वर्ड्स, और किस तरीके से क्या आपको मतलब उतार चढ़ाव कहाँ देना है आपको किसी अल्फाज में, कि वो इमोशन डिलीवर हो जाए सामने। इसके अलावा हमें बॉडी मूवमेंट की टेक्निक्स बताई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इट्स जस्ट लाइक, कह सकते हैं एक्सरसाइजेस कह सकते हैं डिफरेंट। जिस तरह हम जिमिंग राइट? कर रहे होते हैं, उसी तरह से एक्टर्स के लिए ट्रेनिंग हो रही होती है बॉडी मूवमेंट की, कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। अगर कोई कैरेक्टर समझ लीजिए कि लिम्पिंग कर रहा है तो वो कैसे करेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है होते हैं। और इसके अलावा हमें टेक्स्ट एनालिसिस सिखाया जाता है डायरेक्शन में, कि उसमें सब अच्छा। टेक्स्ट क्या है। अगर कोई बंदा कोई लाइन बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हुँ। लाइन बोलने की वजह वही है, उसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। वॉइस ओवर तो करने का आपको ख़्याल आपको किसी ने आइडिया दिया, उस स्कूल में ही आपने एक्टिंग स्कूल में ही देखा। हम्म, अब इसके बाद आपने टर्किश ड्रामों के लिए जी, जो किया है, वॉइस ओवर किया है, डबिंग की हुई है, हम्म, उसका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि वो इंटायरली एक डिफरेंट वर्ड होती है, जिसको आपने एब्जॉर्ब करके उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना या उसको प्रेजेंट करना है। जी, जी। वो बताइए। असल में वॉइस डबिंग में एक्चुअली ये है कि अगर आप ड्रामा डबिंग कर रहे होते हैं तो मेरे लिए ड्रामा डबिंग करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक्टिंग के बहुत ज्यादा करीब करीब है। तो राइट। लेकिन कार्टून डबिंग जो होती है उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत आपने ज्यादा। कार्टून भी किए? मैंने कार्टून करने की कोशिश की है, एक दो एपिसोड्स किए भी हैं। उसके बाद अच्छा। मैंने मतलब गिव अप नहीं किया, लेकिन मैं ड्रामों की तरफ ज्यादा फोकस्ड था, तो मैंने कार्टून इतना ज्यादा किए नहीं। ओके। लेकिन लोग समझते हैं कि यार लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, बड़े मजे की चीज है। बहुत अच्छा है जी, इससे आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कार्टून से खास तौर पे। तो राइट। नॉर्मल नॉर्मल डबिंग में मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरे डिक्शन के रिलेटेड।
क्योंकि मैं पहले ओके। बहुत जल्दी जल्दी बोला करता था। आई वॉज टू हम्म। क्विक इन स्पीकिंग, तो लोगों को समझ भी नहीं आता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे वहां से ये फायदा हुआ डबिंग करके कि मैंने बहुत ही अपने कॉन्वर्सेशन में ठहराव लेकर आया हूँ, और इस चीज ने मुझे थिएटर में बहुत हेल्प किया है, और मेरी उर्दू भी बहुत साफ हुई है उससे। टर्किश जो ड्रामे होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ऑल्दो के अपेरेंटली किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब कैरेक्टर्स एक और टाइप की पर्सनैलिटी हो तो ये करना आसान है उनके उनके लिए, एक्ट करना या वॉइस ओवर करना। बीइंग अ थिएटर ग्रेजुएट और एज एन एक्टर, मैं ये कहूँगा मेरे लिए तो इजी रहा। बाकी अच्छा। मैं अपने नॉर्मल लोगों को ऑडिशंस के लिए लेकर जा चुका हूँ। अच्छा। बेसिक भी लोगों को समझ नहीं आता यहाँ पर। मैं इस चीज पर वैसे हैरान होता हूँ। अब चूंकि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो मुझे शायद इस वजह से मेरे लिए इजी है। ऑफ बाकी कोर्स। जी, और दूसरा ये भी है कि टैलेंट की बात होती है कि जिसमें टैलेंट होता है वो ऑब्जर्व करके चीजों को ग्रैब कर लेता राइट। इसी से बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं आपकी फिल्म की तरफ। है। जी। आपने फिल्म में काम किया जॉन, हम्म। तो अब नाउ दिस इज द बिगेस्ट स्क्रीन, हम्म। और उसके अपने तकाजे हैं, उसकी अपनी वो जॉनरा अपना है। उसके बारे में बताइए कि सिनेमा जो है वो तो बड़ा, लोग कहते हैं कि एक वक्त के बाद आप कहीं पहुंचते हैं, हम्म। उसका तजुर्बा बताइए कैसा। उसका तजुर्बा ऐसा था कि इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। अच्छा। मैं उसी वक्त ग्रेजुएट हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे शायद कोरोना भी चल रहा था। कोरोना उस टाइम पे समझ लो मिड में था। तो मुझे एक दिन अचानक से कॉल आई। मैं वो भी एक्चुअली जो कांटेक्ट था मेरा वो मेरे यूनिवर्सिटी का ही था। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने बहुत फायदा दिया है, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत फायदा दिया है। तो लेकिन उन लोगों ने बाकायदा ऑडिशंस लिया मेरा। मुझे अच्छा। ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और अब सारी बातें मैंने सुन लिया था उनसे कि यार फिल्म का है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं गया ऑडिशन देने के लिए, ऑडिशन दे दिया, और एक्चुअली फिल्म को प्री प्रोडक्शन शुरू हुए काफी अर्सा हो चुका था, मंथ गुजर चुका था। तो एंड ओके। आई वॉज इन द फर्स्ट चॉइस ऑफ दैट कैरेक्टर एक्चुअली। मैं आई वॉज थर्ड ओके। चॉइस। बाकी दो चॉइस भी जो थे वो मेरे दोस्त ही थे, मेरे नापा का एक तो सीनियर था, और एक मेरे खुद के बैच का था ओके। बंदा। तो आई डोंट नो उनके साथ क्या मिसहैप हुआ है, उनकी बनी नहीं क्या हुआ, लेकिन इट फेल इन माय बास्केट। तो मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे बस ये बोल दिया कि 2 दिन बाद शूट है, आप 2 दिन बाद आ जाना। तो मैंने बोला यार मेरा ऑडिशन हुआ है अभी, आपने ऑडिशन दिया है, आप 2 दिन बाद शूट पे बुला रहे हैं। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, ना कैरेक्टर सोचा है, ना कुछ किया, मुझे कम से कम मौका तो दे। तो बोला नहीं, आपको 2 दिन बाद ही हमने शूट रखी है, क्योंकि हमारी पहले से शूटिंग शुरू हो चुकी है, हम अच्छे खासे शूट कर चुके हैं। तो अब इस कैरेक्टर के लिए हम ढूंढ रहे थे, तो अब परसों शूट है। मैंने बोला ठीक है कर लूंगा। अब घर पे गया तो मुझे कॉल करके बताया जा रहा है यार आपको गंजा होना पड़ेगा। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर शायद वो मुझे पहले से बता देते कि गंजा होना है, तो मैं शायद नहीं होता। क्योंकि आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद माय हेयर। मैं बहुत ही ज्यादा केयर करता हूँ अपने बालों की, और मेरी मेरी फैमिली में भी बॉल्डनेस की हिस्ट्री रही है। मैं बहुत डरता हूँ गंजा होने से। तो लेकिन ये तो कैरेक्टर था ना। कैरेक्टर था। फिर मैं एक दिन पहले ही गंजा हुआ हूँ, वो भी बहुत इन लोगों ने सोच के तो जाके हुआ, वरना मैं शायद मूवी करता ही नहीं। खैर सब बहुत कर ली। मुश्किल है, जी हाँ। जी जी जी, बहुत। फिर अब गंजा होने का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर बंदा गंजा हो जाता है तो फिर उसको कैरेक्टर्स भी नहीं मिलते, कमर्शियल्स के लिए बहुत इश्यूज होते हैं, कमर्शियल्स नहीं मिलते हैं। तो फिर जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, जो नया नया एक्टर होता है, उनको तो काम की बहुत ज्यादा होती है कि यार मैं काम करूंगा। राइट, राइट, राइट। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही रिस्की था, बट मैंने कहा चलो ठीक है रिस्क उठा लेते हैं। और
इन लोगों ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि हु आर द को एक्टर्स। सीरियसली मुझे नहीं पता था। मैं समझ रहा था कि ये कोई अच्छा। नए लोग हैं, अ, नया पहली दफा काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डाउटफुल था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जिस दिन मैं शूट पे पहुंचा, जो मेरा पहला दिन था, तो जो ड्राइवर था उससे पहले मुझे पिक किया, फिर सलीम भाई को पिक किया, सलीम महराज। मैंने बोला यार ये क्या सीन है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं जब शूट पे पहुंचा तो यार मुझे वहां जाके पता चला कि आई एम एक्चुअली एक्टिंग विद सलीम महराज एंड रजा समू द यूट्यूबर एंड आशिर अच्छा। वजाहत। तो मैंने बोला यार मैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाला था, चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आप ये बताइए कि आशिर वजाहत के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा? आशिर वजाहत इज अ गुड स्पॉट, बहुत ही अच्छा बच्चा है। मैं शायद वो फाइन ना करते उसको अच्छा बोल रहा हूँ तो, क्योंकि ही डजंट नो माय एज, मैं उससे बहुत ज्यादा एज में शायद बड़ा हूँ। लेकिन ये है कि मैं आई एंजॉयड विद हिम। शायद पे बहुत अच्छा था वो, रिस्पेक्ट देता है उसको। ये है कि यार मैं सीखूं, काम करूं, अच्छा। एनर्जी में रहता था। और सिंगिंग तो करता ही है, तो सेट पे हमें बहुत एंटरटेन किया उसने यार। इसके अलावा मेरे उसके साथ सीन्स तो है नहीं फिल्म में, बस एक बाइक चलाने वाला सीन है जिसमें देर आर नो डायलॉग्स एक्चुअली। तो बट आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आपको थोड़ी सी अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, या कुछ उसमें फ्यूचर कुछ नज़र आ रहा है? इसको मैं ये कहूंगा कि मुझे अभी भी थोड़ा सा है कि थोड़ा सा अभी लंगड़ी है इंडस्ट्री हमारी। क्योंकि बात यही है कि जिस तरह का काम और कंटेंट मैं देख रहा हूँ वो अभी भी बॉलीवुड इंस्पायर्ड ही है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ। तो बॉलीवुड वैसे हमें देखने को मिल जाता है, भले ही यहाँ पे सिनेमाज में चल नहीं रहे हों, लेकिन हम नेट से तो देख ही राइट, लेते हैं। राइट। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जब खुदा के लिए और बोल आई थी, और अभी हम्म। रिसेंटली आई है, क्या नाम है उसका, फवाद खान की एक फिल्म आई है मौला जट। मौला जट, हाँ, मौला जट के हाँ, बारे में तो बताएं, क्योंकि मैं वो वो तो वो एक्चुअली इंटरनेशनली। था, जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार दिस इज पाकिस्तानी सिनेमा, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। आप मुझे ये बताएं हम्म। कि एज अ यंग एस्पायरिंग एक्टर, वॉइस ओवर एक्टर, थिएटर में काम किया आपने, आपको लगता है कि अभी इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग एज करियर इसको देख सकते हैं, यंग पीपल जो आना चाहते हैं? मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रही हूँ कि इज़ इट लाइक वर्थ द एफर्ट सारी जो व्हाट्स है? द एफर्ट, उसको मैं ये कहूंगा कि है तो सही, अगर आप मेहनती हैं। क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा पैशन मांगती है। ये आप ऐसे हैं कि आप इस लालच में आके ना करें कि यार आप फेमस हो जाएंगे। मैं चूंकि ये मानता हूँ कि अगर किसी चीज को भी आप रिलीजियसली करें, वो आपको आगे कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। कि आई वॉज मैं मेरा एक्टिंग प्लान में नहीं था। मैं एक इंजीनियर बन रहा था और बन गया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने आई थिंक सो 6 मंथ्स या ऑलमोस्ट एन ईयर जॉब की। उसके बाद मैं एज एन एक्टर काम करना शुरू हो गया। तो ये है कि डिफिकल्टीज मेरे साथ भी रही हैं और अभी तक होती रहती है कभी कभी, ऐसा ऐसे क्या दिन। चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस आपको सबसे ज़्यादा आए? सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये आते हैं कि हम ग्रेजुएशन तक ये मुझे चैलेंज नहीं आया था जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, क्योंकि उस वक्त हम रेगुलरली काम कर रहे होते थे। तो हुँ। आफ्टर ग्रेजुएशन हमें एक समझ लें कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था शुरू में। तो आपको अब मैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यार फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं उनमें से हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई ना कोई काम हो, अब एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ दूसरा फॉर्म से शुरू हो, तीसरा फिर चौथा, ऐसे अगर चले तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा ही लोगों के पास जाना होता है, अपना लोहा राइट। मनवाना होता है। और मैं वैसे आया तो मैं एक्टिंग के लिए ही था, तो मुझे डबिंग ने बहुत हेल्प किया फाइनेंशियली। हुँ। डबिंग ने बहुत हेल्प किया। उसके अलावा मैं कभी कभी कमर्शियल्स की तरफ भी चला जाता हूँ, हुँ। फाइनेंशियल रीजंस।
और थिएटर तो हम क्रिएट कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके, तो उससे भी फायदा हो जाता है। राइट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ टीवी पर फोकस करना है तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। और अच्छा। सेकेंडली अपनी फैमिली को बर्दाश्त कर सकते हैं यस। खास तौर पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट मार रहे होंगे, हाँ भाई तुमने ही फील्ड ज्वाइन की थी, अब क्या हो रहा है ये वो। सारे कुछ करते करेंगे। क्या, हाँ। पहले वो सुनते थे ना कि एक्टर्स कहते थे कि जब हम रिश्ता भेजते हैं तो सब कुछ बताएं, लेकिन वो कहते हैं लेकिन करते क्या हो। करते क्या है, ये है एक्चुअली। मुझे ये बताएं कि शोबिज़ के साथ अच्छी चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ एक स्कैंडल वाली साइड भी एक जुड़ी होती है। जैसे अभी हम आजकल वो देख रहे हैं खलीलुर रहमान जी कमर जी। साहब का, या कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोग उसमें से देखते होंगे, गुजरते होंगे। हम्म। तो वो उससे कैसे बचा जाए, ये शुगर ट्रैप्स है। तो स्कैंडल इज लाइक, मैं उसको एक ट्रेंड समझता हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेंड। आप उसको अगर अवॉइड करना चाहे अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैं तो बस यही मानता हूँ कि बंदे ज्यादा से ज्यादा काम पे फोकस करे, स्कैंडल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ज्यादातर स्कैंडल्स रेलिवेंट रहने के लिए ही किए जाते हैं, ये मेरा कहना है। कैरेक्टर कोई ऐसा जो बड़ा एंग्री यंग मैन टाइप हो, हाँ कि जिस तरह से होता है ना कि हीरो बट एंग्री वाला, एग्जैक्टली, एंग्री तो एंड वो बड़ा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूँ भुगतान जो है यहाँ पर अभी जो चल रहा है करेंटली, वो चल रहा है रोमांस का, प्योर रोमांटिक अच्छा। कैरेक्टर। जो अभी तक मैंने सही अच्छा। से शायद देखा नहीं है, तो मोहम्मद अली साहब को देखा होगा या जितने भी पुराने एक्टर्स थे वो करते थे। हाँ, क्लासिकल। हाँ लेकिन नए अभी के टाइम पे तो शायद मैं किसी को देख नहीं रहा सही से रोमांस करते हुए। अभी एक रोमियो हम्म। करके कुछ आया था, हम टीवी का कुछ शो आया था आई थिंक सो, उसमें शायद थोड़ा सा रोमांस का दिखाया था, उनसे था। लेकिन प्योर रोमांस जो जिस तरह से पहले बॉलीवुड जिसके लिए मशहूर था, वो अभी तक यहाँ पर वो चीज आई नहीं है। अभी तो हालांकि कितने ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं, चैनल बहुत ज्यादा हो गए बहुत और हर ज़्यादा। जगह एक ही तरीके का कंटेंट बन रहा है, सास बहू ये वो, बस। बस ये है, ये तो है, हम्म। ये है। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, एवरी टाइम मैं किसी न किसी से कोई गुजारिश कर रही होती हूँ, तो हमारे अपकमिंग टैलेंट के लिए आप अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे राइटर्स को देखें, जो कि जिनको डॉक्टर ने दिन के वक्त बाहर निकलने से मना ना किया हो। एग्जैक्टली। राइटर्स को भी चूज़ करें पहले, हम्म। और हमारी यंग जनरेशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, और इंशाल्लाह जहाँ से भी ये बताएं कि वॉइस ओवर जो है वो एक अलग दुनिया हम्म। है, आवाज़ की दुनिया। उसमें आपको क्या लगता है कि अभी बहुत सारी जगह है स्पेशली ख़वातीन वॉइस ओवर में, आपको लगता है कि इनफ हैं या उनके लिए जगह भी है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इजीली इजाज़त मिल सकती है, मेरा ख्याल है, हमारे मुआशरे में। हाँ ये है तो सही, और जगह है वाकई में अभी। और भी स्टूडियोज आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब तो सिर्फ वॉइस ओवर टीवी तक महदूद नहीं रहा ना। पहले सिर्फ उर्दू बंद कर रहा होता था, और कुछ जियो के भी चल रहे हैं, कुछ हम पे भी चल रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस पे भी चल रहे हैं। लेकिन अब ये यूट्यूब की तरफ भी चला गया है, ओटीटीज में भी बहुत ज्यादा चला गया है। तो अब ये है राइट। कि गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन फीमेल में बहुत कम ही है। मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी है, जी जी, फीमेल इसमें के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, है। और लर्न करने। हम्म। दैट्स गुड। हम्म। पॉड आर्ट विद फायज़ा का मकसद बेसिकली जो हमारे यंग एनर्जेटिक यूथ है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताना, दिखाना और बढ़ा कर दिखाना, हम्म। ताकि ये वेन्यूज़ नज़र आएँ, और स्पेशली इंटरनेशनल फोरम्स पे हम दिखा सकें कि हमारा जो अच्छा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान का जो है हम्म। वो नज़र आए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सम टाइम्स किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती बिल्कुल। हैं, अगर पता हो कि ये साइड है। हम्म। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम।
इट्स अ प्लेजर नोइंग यू, और स्पेशली ऐसी चीज़ें जो कि हम यूजुअली यंग आर्टिस्ट को उस तरह से हम लाइमलाइट में अनटिल के वो कुछ बहुत बड़ा सारा कुछ कर लेते हैं तो हम नहीं देख रहे होते, हालांकि स्ट्रगलिंग फेज जो है वो सब कुछ आपको सिखाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें सीखना कि जो लोग गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं या जो चैलेंजेस हैं वो बाकियों को भी बताएं, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर You're दैट। welcome. आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड एवरीथिंग। Thank you so much. और आवाज़ और तस्वीर के साथ आप हमें नज़र आते रहें, जरूर। और इंशाल्लाह कीप इन टच, और देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेस्ट के साथ इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।